तो रोड के इस तरफ खंडगिरी है, उधर उदयगिरी है। टॉप पे आके ये व्यू देखना आप मत भूलिएगा। वो देखिए वो सामने है हमारी उदयगिरी केव्स। उड़ीसा के दूसरे सबसे फेमस डेस्टिनेशन पे जिसको बोलते हैं लिंगराज टेम्पल। क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है, पहाड़ पे है। एग्जीबिशन काइंड ऑफ है, हर स्टेट के यहाँ पे एग्जीबिशन लगे हुए कपड़ों के। हाय, गुड मॉर्निंग। और दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ भुवनेश्वर ट्रिप। और कल नंदनकानन नेशनल पार्क घूमने के बाद आज का प्लान है हम जो भुवनेश्वर के लोकल साइट्स हैं वो कवर करेंगे। तो हमने आज का डे स्टार्ट करा है खंडगिरी और उदयगिरी केव्स को एक्सप्लोर करने से। तो आप देखेंगे अगर इधर तो इस तरफ वो देखिए लिखा हुआ खंडगिरी। तो रोड के इस तरफ खंडगिरी है, उधर उदयगिरी है। इसके एक एंट्री देखिए आपको सामने इधर दिख रही होगी और दूसरी साइड पे इधर खंडगिरी की एंट्री है। सो 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे और दिखाते हैं आपको कि कैसा है अंदर, क्या है और किस लिए ये फेमस है और किसने बनवाया था। एवरीथिंग हम आपको कवर करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको खंडगिरी उदयगिरी केव्स। सो दिस वॉज द टिकट काउंटर। अगर आपको टिकट बाई करनी है यहाँ पे आते हैं तो ऑनलाइन अगर आप पे करेंगे सो चार्जेस हैं 20 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर ऑफलाइन आप कैश दे के इस काउंटर से लेंगे तो 25 रुपीज़ पर पर्सन है। 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है अगर आप डायरेक्टली टिकट काउंटर से आके लेते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑनलाइन पे करेंगे तो भी हो जाएगा। 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट पड़ेगा। कुछ ऐसी होती है टिकट, ये देखिए समथिंग लाइक दिस। और यस अब चलते हैं अंदर, देखते हैं। ये ले लो। तो अभी जो पहली केव हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ उदयगिरी। और देखते हैं कोई गाइड मिलता है तो उससे बात करते हैं, अदरवाइज़ फिर खंडगिरी केव चलेंगे। सो फ्रेंड्स, उदयगिरी और खंडगिरी ये दोनों हिल्स हैं जिनमें केव्स बनी हुई हैं। और इनमें से कुछ केव्स नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी हैं, लेकिन इनका आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। उदयगिरी में एक गुफा का नाम हाथी गुफा है जो कि आगे आप अभी देखेंगे और जिसमें काफ़ी लंबा शिलालेख है। उसके अकॉर्डिंग ये दोनों हिल्स को कुमारी पर्वत बोला जाता था। उदयगिरी और खंडगिरी के बीच की डिस्टेंस अराउंड 200 मीटर्स होगी। रोड के बोथ साइड पे हैं एक एक केव्स। और ये दोनों हिल्स जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट ही हैं। ये दोनों केव्स अजंता और एलोरा गुफाओं की जितनी फेमस तो नहीं है, लेकिन इनका निर्माण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया, बिलीव मी। और इनका निर्माण जैन राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान प्राचीन उड़ीसा यानी कि उस समय का जो कलिंग राज हुआ करता था उसमें पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य किया गया था। और यहाँ पर जैन धर्म के साधु तपस्या और निर्वाण प्राप्ति के लिए आया करते थे। उदयगिरी में टोटल 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। और कुछ शिलालेखों में इन गुफाओं को लेना, वर्ड लेना अगर आप इमेजिन करें तो लेना इनको बोला जाता है, कुछ शिलालेखों में लिखा हुआ है। और इन गुफाओं के एंट्रेंस बिल्कुल किसी दरवाजे के जैसे बने हुए हैं। और सभी गुफाओं की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, इतनी भी नहीं कि कोई सीधा खड़ा भी हो पाए उसमें। इन गुफाओं को मेनली लेटने या विश्राम करने के लिए बनाया गया था। और इन सभी गुफाओं में मैंने एक खास बात नोटिस करी, वो ये कि एंट्रेंस के जस्ट सामने की जो फर्श है उसका लेवल ऊपर उठा हुआ था, जो कि शायद सोने के टाइम पर जैसे सिरहाने का काम करता होगा। उदयगिरी की सारी गुफाओं को आप
पत्थर की बनी सीढ़ियों से चलते आराम से देख सकते हैं। मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर पैसेज जैसा बना हुआ पत्थरों का ही है। सो आप उस पैसेज को फॉलो करते रहेंगे तो 1 बाय 1 सारी केव्स आराम से देख सकते हैं। सो उदयगिरी में टोटल 18 गुफाएं हैं, जिसमें सबसे पहली गुफा है रानी गुफा, मतलब केव ऑफ द क्वीन। सो रानी गुफा के बारे में आपको बता दूं, रानी गुफा उदयगिरी और खंडगिरी की सभी गुफाओं को अगर आप मिला लें तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर गुफा है। इस गुफा में कुछ बहुत पुराने और देखने में बहुत ब्यूटीफुल मूर्तियां भी बनी हुई हैं। तो रानी गुफा एक पूरा डबल स्टोरी है और हर मंजिल में या हर स्टोरी में 3 पोर्शन है, 3 भाग में बनी हुई है और सेंटर वाला पोर्शन सबसे बड़ा बना हुआ है। और नीचे वाले फ्लोर में जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें 7 एंट्रेंस है और ऊपर वाले फ्लोर में जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें 9 एंट्रेंस है। सो ऊपर वाले फ्लोर के सेंट्रल पोर्शन में जो मूर्तियां बनी हुई हैं उसमें राजा की युद्ध विजय और उनकी यात्रा को दर्शाया गया है। बहुत सी गुफाओं के एंट्रेंस पे द्वारपाल की मूर्तियां हैं जो कि खंडित हैं। अब चलिए मैं बाकी सभी गुफाओं के नाम आपको बता देता हूं, क्योंकि सभी गुफाओं की डिटेल्स बता पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। सो गुफा नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। गुफा नंबर 2 को बोलते हैं बाजाघर गुफा, 3 को छोटा हाथी गुफा, गुफा नंबर 4 को बोलते हैं अलकापुरी गुफा जो कि अगेन 2 मंजिला है, गुफा नंबर 5, 6, 7 और 8 को जय विजय गुफा, पनासा गुफा, ठकुरानी गुफा और पातालपुरी गुफा के नाम से जाना जाता है। 5वीं और 7वीं गुफाएं जो अभी मैंने आपको बताई वो दोनों 2 मंजिला हैं। गुफा नंबर 9 मंचापुरी और स्वर्गपुरी गुफाएं हैं जो कि अगेन 2 मंजिला हैं। गुफा नंबर 10 को बोलते हैं गणेश गुफा, गुफा नंबर 11 को बोलते हैं जम्बेश्वर गुफा, 12 को व्याघ्र गुफा कहते हैं, 13 को सर्व गुफा, गुफा नंबर 14 को हाथी गुफा बोलते हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि में 16-17 लाइंस लिखी हुई हैं। आप इस समय स्क्रीन पे वही शिलालेख देख रहे हैं और इसी लेख के अकॉर्डिंग इन हिल्स को कुमारी पर्वत बोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और अब गुफा नंबर 15 को बोलते हैं धनागार गुफा, गुफा नंबर 16 को हरिदास गुफा, गुफा नंबर 17 को जगमट गुफा और गुफा नंबर 18 को रोसई गुफा कहते हैं। तो ये हैं टोटल 18 गुफाएं उदयगिरी केव्स की। और चलिए अब चलते हैं खंडगिरी और वहाँ के बारे में भी आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं घूमते घूमते आ गया हूँ उदयगिरी केव्स के टॉप पे और यहाँ से नज़ारे बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आपको शायद मेरे पीछे दिख भी रहे हो, क्योंकि जब आप टॉप पे आते हैं ना तो आपको पूरा सिटी का व्यू दिखाई देता है इस जहाँ पर ये केव है भुवनेश्वर का। और सामने जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो है खंडगिरी केव्स, वो जो सामने आपको दिख रही है। उधर भी अभी हम चलेंगे जस्ट इसके बाद, क्योंकि ये कंप्लीट हो गई है और इसको आपको पूरा घूमने में एक एक केव में जाके देख के एक्सप्लोर करने में समझने में, अगर आप गाइड करते हैं, हाँ गाइड के बारे में बता दूं कि गाइड के जो चार्जेस हैं वो कुछ फिक्स नहीं है, रैंडम है, वो कुछ भी डिमांड करते हैं आपसे। 600 मांग लेंगे, कभी 500 और अगर आप बारगेन करेंगे तो 300 तक भी वो आ जाते हैं। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप गाइड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उसके बाद फिर आप चाहें तो अकेले भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट टॉप पे आके ये व्यू देखना आप मत भूलिएगा, बिकॉज दिस इज़ अमेजिंग। पूरा सिटी व्यू, सामने खंडगिरी केव। सो बहुत ही अच्छी जगह है, यू शुड विज़िट वंस ईयर। क्योंकि अगर जैसे आप भुवनेश्वर में आते हो तो कुछ ही जगह हैं जो बहुत अच्छी हैं, उनमें से ही एक है ये खंडगिरी केव और उदयगिरी केव्स। सो चलिए अब खंडगिरी हो गया, आपको दिखाते हैं उदयगिरी केव्स। सॉरी ये उदयगिरी था और अब दिखाते हैं आपको खंडगिरी केव्स। सो फाइनली अब जा रहे हैं स्टार्ट करने खंडगिरी केव की चढ़ाई। और रोड के एक साइड पे उदयगिरी है, दूसरे साइड पे खंडगिरी है। उदयगिरी आप देख चुके हैं, अब चलते हैं खंडगिरी और वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स खंडगिरी के बारे में आपको बता दूं कि ये जो गुफाएं हैं यहाँ पर ये मेनली डेडिकेटेड हैं जैन धर्म को, और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन सबकी मूर्तियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो आपको गुफाओं के नाम से बताना शुरू करता हूँ। पहली और दूसरी गुफाओं को तातोआ गुफा बोलते हैं। दोनों का नाम तातोआ गुफा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके प्रवेश द्वार के ऊपर पैरट्स की कार्विंग है, इसलिए इन्हें तातोआ गुफा बोला जाता है। साथ ही जितने भी प्रवेश स्थल हैं उन सब पर रक्षकों और 2 बैलों तथा शेरों की भी मूर्तियां बनी हुई हैं। गुफा नंबर 3 को बोलते हैं अनंत गुफा, जहां पर स्त्रियों, हाथियों, खिलाड़ियों और पुष्प उठाए हुए हंसों की मूर्तियां भी हैं। गुफा नंबर 4 को बोलते हैं तेतुली गुफा। गुफा नंबर 5 को बोलते हैं खंडगिरी गुफा, जो कि डबल स्टोरी है और जो कि एक नॉर्मल वे में काटी गई है। गुफा नंबर 6 से गुफा नंबर 11 के नाम है ध्यान गुफा,
नवमुनि गुफा, बाराभुजी गुफा, त्रिशूल गुफा, अंबिका गुफा और ललतेंदु केशरी गुफा। और गुफा नंबर 11 की पिछली दीवार पर जैन तीर्थंकरों, महावीर और पार्श्वनाथ की नक्काशी वाली उभरी हुई मूर्तियां बनी हुई हैं। गुफा नंबर 12, 13 और 15 के कोई नाम नहीं है। और गुफा नंबर 14 एक साधारण कक्ष है जिसे एकादशी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये है खंडगिरी में वो 15 गुफाएं जो कि बहुत फेमस हैं। जब आप उदयगिरी के बाद खंडगिरी घूमने आएंगे तो आपको यहाँ पे कम टाइम लगेगा कंपैरेटिवली। आप ये मान के चलिए आपको ओवरऑल 2 से 2.5 घंटे का टाइम ये पूरी दोनों केव्स उदयगिरी और खंडगिरी घूमने में लग जाएगा। वो देखिए वो सामने है हमारी उदयगिरी केव्स। इस समय मैं हूँ खंडगिरी केव्स में। तो सेम वही जैसे आपको उदयगिरी से खंडगिरी दिख रही थी वैसे आपको खंडगिरी से उदयगिरी केव दिखाई देती है। वो सामने पूरी उदयगिरी केव है। दोनों जस्ट ऑपोजिट हैं रोड के, एक रोड के इधर उधर है और सामने वो पूरा सिटी है। इधर से हम लोग आए थे, ये देखिए इधर। खंडगिरी उदयगिरी केव्स देखने के बाद अब मैं आ गया हूँ उड़ीसा के दूसरे सबसे फेमस डेस्टिनेशन पे जिसको बोलते हैं लिंगराज टेम्पल। तो अब लिंगराज टेम्पल देख के और आपको भी दिखाते हैं भगवान शिव का टेम्पल है लिंगराज टेम्पल। और अंदर चलते देखते हैं, काफ़ी पुराना टेम्पल है और ये अभी भी उसी तरह का स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है जैसा उस समय बनते थे। तो दर्शन करते हैं और आप भी अगर उड़ीसा आ रहे हैं या भुवनेश्वर आ रहे हैं तो इस लिंगराज टेम्पल में एक बार ज़रूर विज़िट करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं लिंगराज मंदिर के दर्शन करके आ गया हूँ और इस समय मंदिर के बाहर जो पार्किंग है वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अंदर का एक्सपीरियंस रहा कैसा। वैसे तो मंदिर बहुत पुराना और उस समय का बना हुआ है, शायद जब मुगलों ने या इन्वेडर्स ने यहाँ पर अटैक करा था, क्योंकि मंदिर के अंदर जितनी मूर्तियाँ हैं जो बाहर कार्व करी गई हैं टेम्पल में वो सारी कुछ ना कुछ कहीं से टूटी हुई हैं। दूसरी चीज़ भगवान शिव का मंदिर है ये और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर दूसरे भी हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और इसमें कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जिससे आप जब विज़िट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज़ है कि जैसे आप चढ़ाने के लिए कोई फूल, प्रसाद, माला वगैरह लेके जाते हैं तो वो आप बाहर लेंगे। आपके मोबाइल फ़ोन, कैमरा वगैरह सब बाहर आपको जमा करना पड़ेगा, आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि अंदर फ़ोटोग्राफी या फ़ोटो वीडियो बनाना मना है, तो आपको बाहर ही सबमिट करना पड़ेगा। फिर आप अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद जो आपके पास वो फूल या फल की माले की डलिया होगी, प्रसाद की डलिया होगी, उसके लिए भी आपको 10 रुपये का एक टिकट लेना पड़ेगा, तब वो डलिया लेके आप अंदर जा सकते हैं मंदिर में। पहले बाहर आप लेंगे उसको, उसके आप देंगे प्लस 10 रुपये की आपको टिकट कटानी पड़ेगी, तब आप अंदर जा सकते हैं वो प्रसाद की या माले की डलिया लेके। फिर आपको जब अंदर पूजा करनी है तो लिंगराज भगवान का जो मंदिर है जहाँ पर मुख्य शिवलिंग है वहाँ पे तो आपको वैसे भी नहीं चढ़ाने दिया जाता है, वो काफ़ी दूर है। उसके पहले ही एक छोटा सा शिवलिंग बना है, वहीं पे आपको फूल प्रसाद चढ़ाना होता है और वो भी आप खुद से नहीं चढ़ा सकते, वहाँ पे पुजारी खड़े रहते हैं, वही चढ़वाएंगे आपसे। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रख के आइएगा और उसके बाद उनको दक्षिणा भी देनी होगी। तो इस तरीके का कुछ अंदर यहाँ पे इन्होंने सिस्टम बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो भक्त हैं, डिवोटीज़ हैं, वो अपनी इच्छा से पूजा नहीं कर सकते अंदर। आपको उनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, वो ही आपसे जहाँ पे कहेंगे आप वहीं पे चढ़ा सकते हैं। वो भी खुद नहीं, वही चढ़ाएंगे, आपकी डलिया ले लेंगे और वो खुद से चढ़ाएंगे। तो ये सारा कुछ होता है इस मंदिर। और तो ये था लिंगराज टेम्पल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कोशिश करी आपको सब देने की। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने अगले जो भुवनेश्वर का एक फेमस धौलगिरी में स्तूप है वो देखने। तो चलिए चलते हैं।
और दिखाते हैं आपको वो भी, और वहाँ पे आपको ज्वाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ गया हूँ धौलगिरी शांति स्तूप, और इधर आप देख रहे हैं ये जो रोड है, इधर से आप आएंगे, यहाँ पे नीचे पार्किंग है, और पार्किंग से इधर से आके डायरेक्टली इधर से एंट्री है ऊपर ये शांति स्तूप जाने के लिए। तो आप जब पार्किंग पे अपनी गाड़ी लगाएंगे या जैसे कैब से या किसी से भी आएंगे लगाएंगे, तो यहाँ से आपको ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस है ही नहीं, हार्डली 2 मिनट आपको लगेंगे बाई वॉक। तो चलते हुए आइए और सीधे ये स्टेयरकेस मिलेगा आपको, इस स्टेयरकेस से देखिए एंट्री है, और यहाँ से स्ट्रेट ऊपर आपको चढ़ के जाना है। सो धौलगिरी का जो शांति स्तूप है वो यहीं पर है, और लिंगराज टेम्पल से मुझे यहाँ आने में हार्डली 10 से 15 मिनट का टाइम लगा है, वो भी आराम से। 40 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस हैं, वो पे करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अंदर धौलगिरी शांति स्तूप। ये देखिए, धौलगिरी के शांति स्तूप को पीस पागड़ा भी बोलते हैं। धौलगिरी भुवनेश्वर से अराउंड 7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलिंग वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद सम्राट अशोक ने शांति का मार्ग अपना लिया था और बुद्ध धर्म को भी अपनाया था। सो अशोक ने ही यहाँ पे शांति स्तूप की स्थापना की थी, क्योंकि यहीं पे कलिंग युद्ध का अंत हुआ था। और यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। सो ये था धौलागिरी का शांति स्तूप। आई होप आपने एंजॉय करा होगा। और सबसे जो यहाँ का बेस्ट पार्ट है वो ये कि जब आप ऊपर पहुँचते हैं टेंपल में, तो वहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है, पहाड़ पे है, घाट एरिया होकर आना होता है थोड़ा सा। सो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि हवा बहुत ठंडी चलती है। और पूरा ये इसमें ऊपर जो मंदिर है वो गौतम बुद्ध जी का है। आप आइए उनके दर्शन करिए, बहुत अच्छी जगह है। और आपको फुल जो है 360 सिटी का व्यू मिलता है यहाँ से, छत के ऊपर आप टेंपल में पहुँच जाते हैं। तो उसके बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से धौलागिरी से। कमरा मार्केट से जस्ट नेक्स्ट ही ये एक लोकल मार्केट है, एग्जीबिशन काइंड ऑफ है। हर स्टेट के यहाँ पे एग्जीबिशन लगे हुए कपड़ों के। तो अगर आप लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं यहाँ पे, तो एक कमरा मार्केट के बाहर ही है, जस्ट बगल में। तो आप एक बार यहाँ पे भी आ सकते हैं। अगर वहाँ एक कमरा मार्केट आप आ रहे हैं तो इसको भी ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। तो आप जो चारों तरफ देख रहे हैं ये वही एग्जीबिशन है जिसकी मैं बात कर रहा था। एग्जीबिशन कम मार्केट है, और इस पूरी मार्केट में जो चारों तरफ आप देखेंगे, इसमें आपको हर स्टेट का, अलग अलग स्टेट का कपड़े और या जो भी क्लोथिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और रेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर आ रहे हैं कमरा मार्केट, तो उसको भी एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करिए, शायद आपको कुछ आपके काम की चीज़ यहाँ पे मिल जाए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।
और अगर अभी मैं वापस जा रहा हूँ होटल ऑन द वे, कोई दूसरी मार्केट मुझे दिखाई दी अच्छी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय।